ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाएंगे बुलंदशहर से, जहां पर भीषण आग लग गई है। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से भड़की है आग। गली में खड़ी एक कार भी जलकर राख हो गई है। बांस बल्ली गोदाम में आग लगी है और बांस की वजह से ही, लकड़ी होने की वजह से ही आग तेजी से फैलती चली गई। दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने के आरोप लगा रहे हैं यहां पर मौजूद लोग। सिकंदराबाद इलाके का ये मामला है, जहां पर ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग भड़कती चली गई। देखिए जरा किस तरीके से काफी देर तक यहां पर इसी तरह से धधकती रही है आग। बुलंदशहर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक कार जो कि इस गली में उस वक्त मौजूद थी, उस कार में भी आग लग गई। वो कार भी पूरी तरह से राख हो गई। बांस बल्ली का गोदाम है जिसमें आग लगी और आग धधकती चली गई। आसपास के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रास्ता बहुत ही यहाँ पर संकरा है, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ी को भी अंदर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जानकारी देने के बाद भी दमकल की टीम लेट से पहुंची है, जिसकी वजह से आग धधकती चली गई। जी हाँ, तो महादेव का दरबार खुल गया है। खुल गए काशी विश्वनाथ के कपाट। अभी शिवलिंग को छूने की इजाजत नहीं है। कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं। एक बार में 5 भक्त ही दर्शन कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दर्शन की इजाजत होगी। यहाँ पर गाजियाबाद में भी शिवाला में कपाट खुल गए हैं। वहां पर भी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ ही कोरोना नियमों का पालन भी यहां पर करवाया जा रहा है। और अब आपको बता दें, ये गाजियाबाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही काशी विश्वनाथ की तस्वीर। काशी विश्वनाथ की बात करें तो सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक यहां पर दर्शन की अनुमति है, लेकिन एक बार में ज्यादा श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सिर्फ 5 श्रद्धालुओं को ही इजाजत होगी मंदिर के अंदर प्रवेश करने की। बकायदा आप देखिए चेकिंग तो हो ही रही है, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा है। लोगों के बीच दूरी आप देख सकते हैं बकायदा। और साथ ही जो एक और पाबंदी लगाई गई है वो ये कि कोई भी श्रद्धालु शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकेगा। जल जरूर चढ़ा सकेगा, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने या फिर मंदिर में किसी स्थान को स्पर्श करने पर रोक लगाई गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ काशी विश्वनाथ के कपाट खुल गए हैं। 53 दिनों के बाद काशी विश्वनाथ के कपाट खुले हैं। दूसरी लहर की शुरुआत में ही कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए काशी विश्वनाथ के कपाट बंद कर दिए गए थे। तमाम धार्मिक स्थलों को बंद करने के लिए कहा गया था ताकि भीड़ न जुटे। और अब जब दूसरी लहर में पर कंट्रोल होता नजर आ रहा है, तो फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थलों को धीरे धीरे खोला जाए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी। और 53 दिनों बाद की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीर, गाजियाबाद के शिवाला की तस्वीर, जहां पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी और गाजियाबाद से अमित राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उपेंद्र का ही रुख कर लेते हैं, जो वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। वाराणसी, उपेंद्र, 53 दिन बाद वाराणसी में विश्वनाथ के कपाट खुले हैं। पूजा अर्चना आम श्रद्धालु भी देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आज का मंगल बेहद महत्वपूर्ण है। ये काशी में वो मंगल है जिसके लिए कहा जाता है कि काशी धर्म की नगरी है, मठ मंदिरों का शहर है। तो ऐसे में एक शहर जब कुछ, जहां पर मठ और मंदिर बंद हो जाए, जहां पर बाबा विश्वनाथ का दरबार बंद हो जाए, तो वहां पर किस तरीके से आप जो है वो होता है, ये बताइए। कहाँ आज दर्शन कितने दिनों बाद मिले आपको? सर दर्शन तो हम लोगों को करीब 1.5 से 2 महीने बाद मिले हैं। आज कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा, बहुत लगा। बहुत दिव्य दर्शन हम लोगों को हुआ। ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस तरह से वो दर्शन हुआ हम लोगों को। और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं अंदर, और काफ़ी अच्छा कॉरिडोर का व्यवस्था है, सब चीज़ है। आपने देखा कि यहाँ से दर्शन हुआ है। देखिए, धर्म काशी में अगर विश्वनाथ जी के दर्शन ना हो पाए तो काशी वासियों का दिन अधूरा है, उनका एक तरीके से जीवन अधूरा है। क्यों, यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है। आज 54 दिन के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बाबा का दर्शन हो रहा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और बाबा विश्वनाथ के चरणों में ये प्रार्थना है कि अब ये दूसरी लहर यहीं थम जाए, तीसरी लहर और आने वाले समय में कोई महामारी
ना आवे, ये बिल्कुल। प्रार्थना और करते हैं। तीसरी लहर नहीं आएगी और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी। उपेंद्र, आपसे ये भी जानेंगे कि किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर करवाया जा रहा है, खासकर जब बात प्रसाद की होती है, जल चढ़ाने को लेकर होती है, तो क्या नियम बनाए गए हैं, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन पहले शिवाला खुल चुका है गाजियाबाद का, अमित राणा से जान लेते हैं, वहां की तस्वीर देख लेते हैं। अमित, यहां पर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह और किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एक लंबे समय बाद गाजियाबाद का प्राचीन मंदिर जिसे दुधेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है वो आज खुला है। ऐसे में शिवालय में जो भीड़ है, ठीक है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लोग बाग प्रोटोकॉल का यहाँ पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर यहाँ पर आए हैं और सेल्फ डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। प्रांगण में जो एंट्री है उस एंट्री गेट पे भी सुरक्षाकर्मी बिठाए गए हैं, साथ ही मंदिर के ही कार्यकर्ता बिठाए गए हैं जो ये इस बात को बिल्कुल चेक कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने वैक्सीन लगाई हुई है या जिसकी कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है उसी को अंदर एंट्री दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो शिवलिंग है उसे भी छूने नहीं दिया जा रहा है। वजह साफ है तो कि क्या यहाँ पर कोरोना की होगा टेस्ट ताकि कोरोना रिपोर्ट की जो लेकर चेन है, लोग पहुंच रहे हैं तभी उन्हें मंदिर के अंदर जाने की इजाजत मिल रही है? यहाँ आप देख सकते हैं जो गेट है उस गेट के पास पर ही खड़े हुए हैं जो सुरक्षाकर्मी हैं मंदिर प्रांगण के, और वो जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उन सब से इसी तरीके से पूछताछ करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उनकी वो आजकल मोबाइल में ही आ जाती है। तो ऐसे में जितने भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन सबके रिपोर्ट चेक करने के बाद ही यहाँ अंदर जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, और एक बहुत ही संक्षेप में उपेंद्र आप बताएं, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था वहां पर भी की गई है और प्रसाद को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं? देखिए, किसी को भी अंदर मंदिर में दीवार छूने की इजाजत नहीं है, शिवलिंग छूने की नहीं। हमारे साथ कुछ पुजारी हैं और वहां पर एक बार में आपको कोरोना प्रोटोकॉल के जो वो मैपिंग की गई उसी से। तो गुरुजी क्या व्यवस्था है, पहले तो आप दर्शकों को आज जब 53 दिन बाद मंदिर खुला है तो फिर कैसे स्वस्ति वाचन जरा सुना दीजिए। बाबा के दरबार में जी भक्तों को दर्शन मिल रहा है। स्वस्ति वाचन के लिए हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभञ्जबानो विधते खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा आवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। बहुत खूबसूरत और जरूरत है कि आस्था अपनी जगह है, आस्था और उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो काशी विश्वनाथ और गाजियाबाद में शिवाला और तमाम धार्मिक स्थल भी अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं और ऐसे में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का ख्याल रखना है। अगली खबर प्रयागराज से, जहां पर अतीक गैंग पर शिकंजा और कस गया है। अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ पर शिकंजा कसा है। अतीक के भाई की 11 बिस्वा जमीन कुर्क की गई है। 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कसारी मसारी इलाके में 11 बिस्वा जमीन कुर्क की गई है। वहीं अहमदाबाद जेल में बंद है इस वक्त अतीक अहमद और यहां अतीक अहमद के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले भी अतीक अहमद के करीबियों की कई संपत्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है जो अवैध रूप से अर्जित किए गए हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, यहां पर फिर एक एक्शन लिया गया, अतीक के करीबी उनके भाई की संपत्ति कुर्क की गई। जी, निश्चित तौर पर योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपराधियों के खिलाफ अपने मंसूबे जता दिए थे और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी और योगी सरकार ने ऑपरेशन नस्ते नाबूद चलाया था, जिसके तहत अपराधियों ने जो अपराध से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी कड़ी में अतीक अहमद के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की गई और उसके जो गैंग के सदस्य थे उसके खिलाफ भी कार्रवाई जारी थी। तो इसी कड़ी में जो है अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, जो कि पूर्व विधायक भी है, उसकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। और कल जो कार्रवाई की गई है वो कसारी मसारी इलाके में करीब 11 बिस्वा जमीनें जो कि 2.25 करोड़ की है, डीएम ने इसके कुर्क करने की इजाजत दे दी थी और इसको कुर्क किया गया। इसके पहले शनिवार को 5 जून को भी
करीब 5 बीघा जमीन जिसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपए है, उसको भी कुर्क किया गया था। तो हाल में 2 बड़ी कार्रवाइयां अशरफ के खिलाफ की गई है। अशरफ गैंगस्टर है और 1 लाख का इनामी था, 3 साल से फरार चल रहा था, जिसे पिछले साल 4 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया गया था और इन दिनों अशरफ भी बरेली जेल में बंद है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि कोविड के चलते ये कार्रवाई थोड़ी ढीली जरूर पड़ी थी, लेकिन एक बार से जब फिर से कोरोना की सेकेंड वेव का कहर कम हुआ है तो अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने फिर से कार्रवाई तेज कर दी है और उसी कड़ी में इसको बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और अतीक अहमद की जो गैंग है उससे जुड़े हुए सदस्यों की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और आपको यहां बता दें कि अभी अतीक अहमद के और जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। तो कुछ और कार्रवाई के लिए तैयार है। धन्यवाद आपका सर्वेश, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे के एक्शन पर भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो योगी सरकार ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने जा रही है। बकायदा इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। सीएम योगी के सामने आज फिल्म सिटी के इस ब्लूप्रिंट का प्रेजेंटेशन होना है। कैसी होगी फिल्म सिटी और कब से शुरू होगा इसका निर्माण, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गौतम बुद्ध नगर में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस भव्य फिल्म सिटी का ब्लूप्रिंट सीएम योगी आज देखने वाले हैं। यानी इस फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सीएम योगी के सामने किया जाएगा। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में दुनिया के करीब 40 बड़े देशों की फिल्म सिटी का सर्वे किया गया है। इसीलिए सरकार का दावा है कि ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी वर्ल्ड क्लास होगी। 2000 एकड़ से अधिक जमीन पर बनने वाली फिल्म सिटी के लिए शुरुआती दौर में 6500 करोड़ खर्च करने की तैयारी हो चुकी है। जैसे जैसे फिल्म सिटी का काम बढ़ता जाएगा, सरकार धीरे धीरे बजट बढ़ाती जाएगी। सरकार का दावा है कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तमाम हमारे निर्माता निर्देशक जो यहाँ पर आए थे, तमाम सिंगर्स आए थे, उन्होंने आकर धन्यवाद भी किया माननीय मुख्यमंत्री का कि एक बहुत अच्छा अवसर उत्तर प्रदेश में नोएडा में हमें 2000 एकड़ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो तमाम चीजों से मतलब आधुनिक आज के दौर में टेक्नोलॉजी से लैस होगी, जहां पर हमारे देश के साथ साथ विदेश के लोग भी आकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, तमाम लोकेशंस हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए इससे बड़े विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी धुरी होगा विकास। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा, जिसकी पहली डीपीआर अमेरिका की कोल्डवेल बैंक रिचर्ड एलिस ने तैयार की थी। अब इसी कंपनी को फाइनल डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसे सीएम योगी आज देखेंगे। इस वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी में आधुनिक तकनीक के साथ साथ 3D स्टूडियो, ओपन और इंडोर स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, एनिमेशन स्टूडियो, 360 डिग्री पर घूमने वाला सेट, फिल्म इंस्टीट्यूट, एम्यूजमेंट पार्क, प्री और पोस्ट प्रोडक्शन, होटल और गेस्ट हाउस समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार का दावा है कि इस फिल्म सिटी में आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि यूपी में महाराष्ट्र की तरह अंडरवर्ल्ड का दबाव नहीं होगा। हर कलाकार और निर्माता बेखौफ काम कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में सबको पता है, पूरे देश में पता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में यहाँ पर कोई भी अपराधी या इस तरह के लोगों को कोई छूट नहीं है, इसलिए वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और बहुत खुले मन से यहाँ काम करेंगे। यहाँ कोई दबाव नहीं होगा, यहाँ पर हर चीज है, सुरक्षा है और तमाम सुविधाएं हैं, उससे लैस होगी यहाँ पर हमारी पूरी इंडस्ट्री। इस फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी खुद कई एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल यूपी में इस फिल्म सिटी के बन जाने से प्रदेश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो निर्माताओं को आकर्षित करते हैं। इसीलिए कई निर्माता निर्देशकों ने ग्रेटर नोएडा के फिल्म सिटी में रुख करने का मन बनाया है। निवेश बढ़ेगा और हमें तो लगता है कि विपक्ष के लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, क्योंकि निवेश तो बढ़ा ही है, क्योंकि जब आप अपराध पर अंकुश लगा लेंगे और अपराधियों को यहाँ महिमा मंडित नहीं किया जाएगा और ये अपराध मुक्त होगा, तो इंडस्ट्री भी आएंगी, उद्योगपति भी आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, तो उसका एक अवसर हमारे सारे प्रदेशवासियों को मिला है और देश के लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के भाव से और किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या किसी तरह का कोई माफिया का दबाव वो नहीं चलेगा। इसलिए एक बहुत अच्छा निर्णय आदरणीय योगी जी का, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आने के बाद तमाम हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी।
आज सीएम योगी इस फिल्म सिटी का प्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसके बाद ग्लोबल टेंडर के जरिए इसका भव्य निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि 2000 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेगी। खबर नोएडा से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सूरजपुर इंडस्ट्रीज एरिया में आग लगी है और आग लगने के बाद यहां पर धमाके हो रहे हैं। आसमान में धुएं के काले बादल छा गए हैं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन आग बुझाने की कोशिश चल रही है। केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से आग बार बार धधक रही है और धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक, जिसकी वजह से यहां दिक्कत हो रही है। आग बुझाने में भी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। 4 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद किस तरीके से काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है केमिकल फैक्ट्री से, वो आप देख पा रहे हैं। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि इस वक्त प्रायोरिटी है आग पर काबू पाना। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। सूरजपुर इंडस्ट्रीज एरिया में ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, ताजा अपडेट क्या है? क्या आग बुझा ली गई है? क्या स्थिति? देखिए, आपको बता दूं कि अब से आधा घंटा पहले फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी कि जो सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी और फैक्ट्री जो है वो केमिकल फैक्ट्री है। उसके अंदर केमिकल से भरे ड्रम रखे हुए हैं। आग जो केमिकल के चलते बहुत तेजी से भड़क रही है और आपको बता दूं कि जो केमिकल के ड्रम है उनमें लगातार ब्लास्ट हो रहा है। आसपास की कंपनियां हैं उनमें भी आग लगने की आशंका है। अभी तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हैं। जो आसपास की कंपनी है उनको भी खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आग इतनी भीषण और केमिकल है कि बहुत तेजी से भड़क रही है। और जो आसपास की कंपनियों से भी फायर टेंडर की गाड़ी बुलाई गई है, लेकिन अभी मौके पे भीषण आग लगी हुई है और जो फायर टेंडर की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण किया हुआ जो काफी अमित, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से बार बार धमाके हो रहे हैं और हर एक धमाके के साथ आग का एक गोला ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। डर का माहौल बना हुआ है। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आग बुझाने में दमकल के आधा दर्जन गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन आग पर कंट्रोल अभी तक नहीं पाया जा सका है, क्योंकि केमिकल होने की वजह से आग भड़कती चली जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट